अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के प्रसाद में घी की मिलावट के बाद अचानक जागा स्थानीय प्रशासन। मेट्रो सिटी अहमदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़े पैमाने पर छापेमारी में क्या हुआ, सनसनीखेज खुलासा। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की लगातार छापेमारी होती रहती है। हाल ही में बात करें तो सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के प्रसाद में नकली घी मिलावट का मुद्दा सामने आने पर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, जिसको लेकर अहमदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। अहमदाबाद के कालूपुर और माधोपुर विस्तार में दुकान पर घी की सैंपलिंग की गई है। घी के नमूने लेकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अंबाजी में कार्यवाही के बाद अहमदाबाद में भी कार्यवाही की गई। घी नीलकंठ ट्रेडर्स मोहिनी कैटरर्स अहमदाबाद से खरीदा गया था। पुलिस द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अब अहमदाबाद के कालूपुर और माधोपुरा विस्तार में दुकान पर घी की सैंपलिंग की गई है। देखना यहाँ होगा कि यह घी के सैंपल सही गुणवत्ता बताएंगे या इसमें भी कोई गोलगाल की रिपोर्ट सामने आती है। कुछ समय पहले बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का नमूना फेल साबित हुआ था। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा 28 अगस्त को लिए गए घी के सैंपल फेल हो गए हैं। 15 सितंबर को आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घी मिलावटी था। रिपोर्ट मिलने के बाद मिलावटी घी की मात्रा जब्त कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यकीन नहीं होता कि कभी दोनों ही देश साझा आशीर्वाद की बात करते थे। आज कनाडा खालिस्तान मूवमेंट के पीछे की राजनीति को समझने तक को तैयार नहीं है और यही बात दोनों देशों के आड़े आ रही है। कैसे भारत के सख्त रुख से कनाडा को लेनी चाहिए सीख। भारत और कनाडा के बीच विवाद गहराता जा रहा है। खालिस्तान के मसले को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तलखी बढ़ती जा रही है। फिलहाल नई दिल्ली ने कनाडा सरकार को हिदायत दी है कि अपने 40 राजनयिकों को वापस बुला ले। संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक को संबोधित करने गए विदेश मंत्री ने कनाडा को यही बात समझाने की कोशिश की है। भारत में अमेरिकी राजदूत रहे केनेथ जस्टर के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में एस जयशंकर ने वैश्विक जगत को कनाडा के आरोपों के बाबत आंखों में आंखें डालकर बताया। उन्होंने साफ किया कि ऐसा काम करना भारत की नीति नहीं है, लेकिन कनाडा उग्रवादियों के लिए उर्वरा भूमि बना हुआ है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के मंसूबों को बेनकाब करते हुए कहा कि कनाडा में पृथकतावादी तत्वों से जुड़े संगठित अपराधों के तमाम मामले प्रकाश में आए हैं, जिन पर कई बार कार्यवाही के बाबत कनाडा सरकार को कहा गया है। चीन ने जब 1962 में भारत की पीठ में छुरा घोंपा तो भारत को रियल पॉलिटिक्स समझ में आई। अब का भारत वैश्विक रंगमंच का केवल दर्शक नहीं, उसका भागीदार है। अब भारत कठोर राजनीतिक की भाषा बोल रहा है और कनाडा उसे जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से बीमारू राज्य बन गया है। पहले ऐसा नहीं था। बीजेपी महाराष्ट्र को राजनीतिक रूप से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार में नाराजगी की चर्चा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। दरअसल बीते कुछ दिनों में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और डिप्टी CM अजित पवार कुछ नियुक्तियों के मुद्दे को लेकर नाराज चल रहे हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से बीमारू राज्य बन गया है। पहले ऐसा नहीं था। बीजेपी महाराष्ट्र को राजनीतिक रूप से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। बताया जा रहा है कि अचानक अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अभी ये दोनों नेता दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। शिंदे और फडणवीस दोनों नेता शाह को महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात, अजित पवार के रवैये और उनकी मांग के बारे में बता रहे हैं। तीनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र में होने वाले संभवित कैबिनेट विस्तार और विधायकों की अयोग्यता के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य में कैबिनेट के लंबित विस्तार और गार्जियन मिनिस्टर के पद सहित अन्य कई मुद्दों पर अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निवास स्थान पर ईडी की छापेमारी हुई। उनके यहां ईडी की छापेमारी पर नेताओं ने क्या दी प्रतिक्रिया,
क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह के घर प्रवर्तन निर्देशालय ने छापेमारी की। ईडी अधिकारियों ने बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों के यहां पर भी छापेमारी की गई है। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि संजय सिंह देर रात तक घर आए। मैंने इन सभी लोगों को चाय पानी भी ऑफर किया। हमने कहा कि एक ही दिन में अपनी जांच पूरी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। इन्हें बदले की भावना के तहत ही राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, वो भी पूरे सत्र के लिए ऐसा किया गया। रांची बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने संजय सिंह के घर पर हो रही छापेमारी पर कहा कि आम आदमी पार्टी के मामले में कानून अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आप नेता आम आदमी की बात किया करते थे, मगर ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह ने शराब घोटाले में करोड़ों रुपए कमाए थे, इसीलिए ही उन पर कार्यवाही हो रही है। जो लोग भी शराब घोटाले में शामिल हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 6 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित नहीं की। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सबके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसकी तैयारियों को देखकर लगता है कि इसी हफ्ते मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इलेक्शन का ब्यूगल बज सकता है। चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2024 और छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2024 से पहले नई सरकार के गठन की संवैधानिक बाध्यता है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग इसी महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के घोषित और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब इंतजार सिर्फ निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान का हो रहा है। इसके बाद लोकतंत्र के इस महा उत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। फैशन वीक में नव्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी मां श्वेता बच्चन और नानी जया बच्चन वहां मौजूद नजर आई। इस दौरान ऐश्वर्या को चेयर ना करने की वजह से लोग श्वेता बच्चन से बेहद नाराज है। क्या है पूरा मामला? 1 अक्टूबर को एफिल टावर के पास पेरिस फैशन शो का आयोजन हुआ। वहीं हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन पेरिस फैशन वीक में छाई रही। एक्ट्रेस ने रैंप वॉक के दौरान जमकर अपना जादू बिखेरा। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। वहीं इस साल ऐश्वर्या के अलावा बच्चन परिवार से अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवीली नंदा भी इस इवेंट का हिस्सा रही। हालांकि श्वेता की इन तस्वीरों में उनके घर की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन न दिखी। यह बात एक्ट्रेस के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब वह श्वेता को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। किसी एक यूजर ने रेडिट पर ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि क्या बस आराध्या ने ही अपनी मां को सपोर्ट किया। वहीं किसी अन्य यूजर ने लिखा कि हम हैरान क्यों रहे हैं, ऐश्वर्या के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। खैर, ऐश्वर्या के लुक की बात करें तो लॉरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इस बार भी वह पूरे इवेंट में छाई रही। रैंप वॉक के ऐश्वर्या ने अपने ग्लैमरस गाउन के साथ कैप भी कैरी किया था, जिसे वह जमकर फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अजित पवार और राज्य सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन खबरों के बीच संरक्षण मंत्रियों की लिस्ट जारी हुई है। अजित पवार को मनाने की कोशिश, संरक्षण मंत्रियों की जारी हुई नई लिस्ट। एनसीपी गुट के नेताओं के नाम सबसे ज्यादा। कैसे होगा डैमेज कंट्रोल? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षण मंत्रियों की संशोधित सूची का ऐलान किया है। ये सूची ऐसे समय पर जारी की जा रही है जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार की सरकार के साथ कथित तौर पर नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। अजित पवार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। सीएम की तरफ से जारी की गई संशोधित सूची के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे जिले के संरक्षण मंत्री का पद दिया गया है।
डिप्टी सीएम अजित पवार सत्ता में हुए बंटवारे से नाखुश नजर आ रहे हैं। जुलाई में एनसीपी से अलग होने के बाद सरकार बनाने वाले अजित पवार ने कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी भी उनकी नाराजगी की एक वजह है। हालांकि बीजेपी किसी भी सूरत में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सत्ता नहीं गंवाना चाहती है, इसलिए किसी भी तरह अजित पवार को मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। महाराष्ट्र के जिन 12 जिलों में संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, उनमें से ज्यादातर एनसीपी अजित गुट के मंत्री हैं। माना जा रहा है कि इस संशोधित सूची के जरिए कहीं न कहीं कथित तौर पर नाराजगी की जो खबरें चल रही हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नडेला ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के खिलाफ दाखिल हुई मुकदमे में सुनवाई के दौरान वाशिंगटन डीसी की अदालत में गवाही दी। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने गूगल को लेकर खरी खरी सुनाई दी। टूट जाएगी सालों पुरानी दोस्ती, एप्पल के बाद अब गूगल से भिड़ी माइक्रोसॉफ्ट, क्या है पूरा मामला? हाल ही में वाशिंगटन डीसी की अदालत में गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गूगल की इस सुनवाई में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने गवाही दी। सत्य नडेला ने कहा कि गूगल की अनुचित रणनीति का इस्तेमाल करने के कारण सर्च इंजन के रूप में उसका प्रभुत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसी रणनीति के चलते ही उनकी कंपनी का प्रतिद्वंदी कार्यक्रम बिंग विफल रहा। बिंग भी सर्च इंजन के रूप में काम करता था। नडेला ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के खिलाफ दाखिल एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान वाशिंगटन डीसी की अदालत में गवाही दी। यह मुकदमा कंपनी के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल किया गया है। न्याय मंत्रालय का आरोप है कि गूगल ने उपभोक्ता की कीमत पर प्रतिस्पर्धा और नवाचार को कम करने के लिए अपने सर्वव्यापी सर्च इंजन के प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है। माइक्रोसॉफ्ट पर भी 1990 के दशक के अंत में ऐसे ही आरोप लगे थे। नडेला ने कहा कि गूगल का प्रभुत्व इन समझौतों के कारण था, जिसने इसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। अश्विन माह की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, कैसे करें पितरों की विदाई? पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह श्राद्ध की सबसे अहम और आखिरी तिथि होती है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर के दिन है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या पड़ रही है। इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार अमावस्या के दिन के चलते इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस दिन शुभ इंद्र योग भी बन रहा है। सर्वपितृ अमावस्या के अश्विनी माह में पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इन शुभ संयोग में पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि को ही पितृपक्ष का समापन होता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करते हैं। इससे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।